जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 3.7 टॉपिक में और आज का टॉपिक है रिफॉर्म्स बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक्ड रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। बहुत ही लंबा सा नाम है, लेकिन कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, हमें लंबा सा नाम याद करना ही पड़ेगा। आप दिमाग लगा दो RRS करके याद करने के लिए, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग स्कीम का देखते हैं काम क्या है। ये बेसिकली ऑपरेशनल इफिशियंसीज और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। डिस्कॉम्स हम लोग को मालूम है, जो पावर सेक्टर कंपनीज होती है, जो हमारे घर में बिजलियां प्रदान करती है, उसको बोलते हैं डिस्कॉम्स। ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी होती है और गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज भी होती है। ठीक है, और ये बहुत लॉस में चलती है, लॉस मेकिंग कंपनीज के लिए जाना जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट हर साल इसको पैसे देती है। अभी हमने पिछले साल देखा था न्यूज़ में कि 90,000 करोड़ दिया था गवर्नमेंट इसको। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत लॉसेस करती हैं ये कंपनीज को, तो इसीलिए लॉसेस को कम करने के लिए ये वाला स्कीम लाया गया है। तो इस स्कीम का बेसिकली मोटिव क्या है? बेसिकली AT&C लॉसेस, AT&C बताता हूँ। देखिए, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, इस लॉस को घटाने के लिए ये स्कीम लाया गया है। अभी जो है 12 से 15% का टारगेट रखा गया है 2024-25 तक। ठीक है, घटा करके यहाँ तक लाया जाएगा। ठीक है, रिडक्शन ऑफ ACS ARR गैप टू 0 बाय 2024-25। ACS क्या है? बेसिकली ये कॉस्ट है, और ARR क्या है? बेसिकली रेवेन्यू और कॉस्ट का जो गैप है ना, क्योंकि जिससे कारण लॉस होता है, उसको घटा के 0 करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं AT&C के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ। देखिए यहाँ पर द लॉसेस ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन एज AT&C लॉसेस। ठीक है, यहाँ इसमें इनएफिशिएंट बिलिंग एंड कलेक्शन भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, दो तरह का लॉस को बोलते हैं AT&C लॉसेस। ठीक है, मूविंग अहेड, ये बेसिकली 2025-26 तक के लिए टाइम पीरियड के लिए लाया गया ये स्कीम्स। तो अभी से अगर 21 में लाया गया है तो 5-6 साल कम से कम चलेगा। ठीक है, इसके अंदर में 3 स्कीम्स को सबस्यूम कर दिया गया है, मतलब मिला दिया गया है। ये तीनों स्कीम्स को इसके अंदर में डाल दिया गया है। ठीक है, पहला स्कीम है IPDS इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। दूसरा स्कीम से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, विलेज लेवल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए स्कीम्स लाए गए थे गवर्नमेंट ने। उसका प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम लाए गए थे 2015 में, ताकि जम्मू कश्मीर को, यूनियन टेरिटरीज को डेवलप किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली कुछ डेटा दिया हुआ है, तो ये सब उतना याद रह नहीं पाएगा, तो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, हमें बस वही पढ़ना है जो हमें याद रह सकता है, जो हम आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना, उतना पढ़ना है कि हम जितना आंसर में लिख सके, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे और आंसर में नहीं लिख पाए तो फिर फायदा क्या? पढ़ टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो इस स्कीम का 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है जो स्मार्ट मीटर्स, उसको इंस्टॉल करना है हर जगह। ठीक है, स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने का क्या प्रॉफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा? तो पहला जो होगा हम लोग का कि एनर्जी अकाउंटिंग होगा। स्मार्ट मीटर में इस तरीके से उसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी कि एनर्जी को अकाउंट करे, और उसको एनर्जी अकाउंट करने के द्वारा हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं किस तरीके से हम लोग को लॉस को रिड्यूस करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें इस स्कीम के थ्रू मतलब स्मार्ट मीटर प्रोवाइड किया जाएगा 25 करोड़ कंज्यूमर को। ठीक है, और उनके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को मॉनिटर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 10 दिन यूज किए इलेक्ट्रिसिटी, हमें लगा कि भाई बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए, स्मार्ट मीटर में वो दिख जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना कंजम्पशन को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये फायदा हो सकता है। उसके बाद फीडर सिग्रेगेशन। देखिए, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, फार्मर्स है, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स है, बिग इंडस्ट्रीज है, तो इतने सारे यूजर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो सबको अलग करके अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका डिमांड होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट इस स्कीम में सबको सिग्रेगेट कर रही है। ठीक है, अलग अलग कर रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फार्मर का एग्जांपल दिया हुआ, सोलराइजेशन ऑफ फीडर्स। जो फार्मर जो है क्योंकि वो लोग बिजली जनरली मीटर वगैरह लगाते नहीं है, वो लोग तार टान लेते हैं सीधा, और फार्मर है उसको गवर्नमेंट क्या ही बोलेगी, मतलब उसके पास पैसा है ही नहीं, फाइन क्या लगाएगा भी, तब भी देने पाएगा वो लोग। तो दिक्कत ये है कि मतलब इसलिए वो लोग को सोलराइजेशन दे रही है गवर्नमेंट कि आप सोलर को अडॉप्ट कीजिए और सोलर से बिजली पैदा कीजिए, और उससे जो बिजली होगा वो हम खरीद लेंगे, आपको पैसे देंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो
ये बेसिकली फायदा दिया हुआ है एक स्टेक होल्डर का। इस तरीके से बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का फायदा हो सकता है। सीग्रेगेट करने के बाद आपको अलग अलग स्टेक होल्डर मिल जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि एक फार्मर है, उसके बाद एक हाउस होल्ड होगा, डोमेस्टिक हाउस होल्ड होगा, एक अमीर घराना होगा, एक बहुत ही स्लम एरिया होगा, एक इंडस्ट्री होगा, एक जो आपका बिजनेस एरिया है, दुकान वगैरह, तो वो सब हो सकता है। तो इस तरीके का अलग अलग सबको अलग करना है, उसके हिसाब से उनको जो भी सुविधा होना चाहिए वो देना है। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डेटा एनालाइज करके पता लगाएंगे कहाँ पर लॉस हो रहा है, कहाँ पर लॉस हम लोग घटाना चाहिए, कैसे घट सकता है, सब कुछ बेसिकली एआई को यूज करना है। ठीक है। हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स। ये हमारा अब आ गया जनरल पॉइंट्स डिस्कॉम सेक्टर के लिए, जनरल पॉइंट्स। ठीक है। हाई डेट लेगेसी, हाई लेगेसी ऑफ डेट। ठीक है। हम लोग जैसे कि मैंने बताया कि जो उसका बहुत पुराना हिस्ट्री है डेट को लेकर के, पुराना हिस्ट्री है, हमेशा लॉस में चलता है कंपनी, गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट करती रहती है, इसको डुबा नहीं सकती ना। हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देती है कंपनी, तो डुबा नहीं सकती, संभालना पड़ता है गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करके। उसके बाद हाई AT&C लॉसेस। ठीक है। यहाँ पर देखिए 21.4 लॉस है हमारा, 21.4% हम लोग का लॉस होता है, और UK में 6.7% लॉस होता है, तो इसको हटाने की जरूरत है। ठीक है। बिलिंग इशू हम लोग जानते ही है कितना इनएफिशिएंट है। कभी कभी हमारे ऐसा हुआ था कि कॉन्स्टेंटली 1500 बिल आ रहा था, लेकिन हम लोग का जो बिल है मान लीजिए 500 खर्चा हो रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। कभी गर्मी के दिन में 3000 खर्चा हो रहा है फिर भी 1500 ही आ रहा है, ठंडा के दिन में 500 खर्चा हो रहा है फिर 1500 आ रहा है, तो ये दिक्कत होता है। तो इस तरह का बिलिंग इश्यूज को डील करना है। ठीक है। लैक ऑफ कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ्स। देखिए यहाँ पर बताया गया कि जैसे इंडस्ट्रीज है, कोई इंडस्ट्रीज है तो उसके लिए मोटा तार चाहिए, क्योंकि अगर पता तार लगाएगा तो गल जाएगा, कुछ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो और डोमेस्टिक जगह है तो उसके लिए पतला तार, मतलब एक नॉर्मल तार चाहिए। ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है अभी बेसिकली डिजाइन का इशू है। डिजाइन का इशू है कि दोनों के लिए बराबर तार डाल दिया है। किसी के लिए डिजाइन किया नहीं गया कि हाँ भाई यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है या फिर कोई बढ़िया इंडस्ट्रीज है तो यहाँ पर हम लोग को बढ़िया तार देना चाहिए, बढ़िया से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। तो सबके लिए बराबर ही है, सबके लिए बराबर डिजाइन कर दिया, तो ये एक इशू है। उसके बाद देखिए डिस्टॉर्टेड क्रॉस सब्सिडीज। तो होता क्या है ना कि इंडस्ट्री से गवर्नमेंट ज्यादा पैसा लेती है और जो डोमेस्टिक है उससे गवर्नमेंट कम पैसा लेती है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस सब्सिडीज। इंडस्ट्री से पैसा लेकर के डोमेस्टिक को दे रही है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस सब्सिडीज। ठीक है। तो डिस्टॉर्टेड क्रॉस सब्सिडीज है। इसी कारण इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा पैसा लेती है गवर्नमेंट, क्योंकि डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनको गवर्नमेंट को सब्सिडी देना है। तो इसी कारण इंडस्ट्री क्या करती है, कैप्टिव पावर जनरेशन, मतलब उनका जो यूज है इलेक्ट्रिसिटी का वो खुद ही पैदा करती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है। ठीक है। एब्सेंस ऑफ टैरिफ हाइक्स, और टैरिफ को बढ़ाती भी नहीं है गवर्नमेंट। ठीक है। डिस्कॉम्स कंपनी जो है टैरिफ को बढ़ाती नहीं है, अच्छे से रेगुलेटेड नहीं है, प्लानिंग नहीं है, इसी कारण ये होता है। स्टेट मोनोपोली, सिर्फ स्टेट पैदा करती है। हम लोग अगर सोचें कि भाई हम कहीं से दूसरा जगह से बिजली करते तो खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते। तो स्टेट का मोनोपोली है, हमारे पास चॉइसेस नहीं है कंज्यूमर के पास। डिलेज इन सब्सिडी, जो कंपनीज है ना लॉस जाती है इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है डोमेस्टिक कंज्यूमर को, गवर्नमेंट को पे करना होगा डिस्कॉम कंपनीज को, लेकिन गवर्नमेंट पे नहीं करती, टाइमली पे नहीं करती, लेट सेट करती है, तो उसको बोलते हैं डिले इन सब्सिडी। ठीक है। लोअर डिमांड ड्यूरिंग पैंडेमिक में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए थे तो डिमांड घट गया था। ठीक है। तो अदर लॉसेस में क्या होगा, एक्सपेंसिव थर्मल पावर परचेज एग्रीमेंट्स। तो एग्रीमेंट जो है बहुत महंगा एग्रीमेंट होगा, मतलब होता होगा कुछ, किस तरीके से होता होगा मुझे मालूम नहीं, बट यहाँ पर लिखा है कि महंगा एग्रीमेंट होता होगा उन लोगों के बीच में कि हाँ भाई हम प्राइवेट कंपनी है, हम अब सप्लाई करेंगे तो हमको एग्रीमेंट दे दीजिए, कुछ होता होगा, टेंडर वगैरह निकलता होगा, टेंडर। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये भी है, तार वार देखते हैं ना कितना लबा झपा करके रोड में लगा रहता है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, सजेशंस। ठीक है। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव फॉर डिस्काउंट स्टाफ। ठीक है। अगर जो स्टाफ बढ़िया काम करेगा उसको बढ़िया दीजिए। तो ये बहुत ही जनरल पॉइंट से आप कोई भी गवर्नेंस का क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ठीक है। गवर्नेंस का आप कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी डिपार्टमेंट का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। इफेक्टिव मॉनिटरिंग, ये भी बहुत ही जनरल पॉइंट्स है। देखिए ये सब जनरल पॉइंट्स ना मैंने लिख के रखा है एक जगह, तो उसको मैं हर जगह यूज कर लेता हूँ। ठीक है। इंसेंटिव्स फॉर ऑनलाइन एंड टाइमली बिल पेमेंट्स। ठीक है। जो बंदा अच्छे से टाइमली बिल पेमेंट करता है और ऑनलाइन पे करता है उसको इंसेंटिव दीजिए, ताकि जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है उसको प्रमोशन मिले, लोग मोटिवेट हो। इनहेंसिंग स्टाफ कैपेसिटी बिल्डिंग वाला पॉइंट देखिए यहाँ पर आ गया। बिल कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर,
ठीक है। जो मैंने बताया कि 500, 1500, 3000 ऐसे कुछ भी बिल आता है, मतलब कभी भी कुछ भी आ जाता है, तो उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा ताकि अच्छे से बिल को हम लोग कलेक्ट कर पाए। कम्युनिटी इंगेजमेंट, देखिए कम्युनिटी इंगेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। कम्युनिटी इंगेजमेंट जैसे कि मान लीजिए कि जो चोरी वगैरह होता है डोमेस्टिक वगैरह में, तो गवर्नमेंट उतना तो मॉनिटर नहीं कर सकता ना। तो कम्युनिटी अगर इंगेजमेंट होगा, पंचायत गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, अगर वो अच्छे से सजग रहेंगे तो वहाँ के लोग चोरी नहीं करेंगे और गवर्नमेंट को पैसे सही से मिल पाएंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, देखिए सब्सिडी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है। सब्सिडी क्या होता है, मान लीजिए कि कोई चीज का दाम 50 रुपये है, गवर्नमेंट उसमें 10 रुपये का सब्सिडी दे दिया, तो आपको वो चीज वही कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर गवर्नमेंट 10 रुपये का सब्सिडी देता है तो प्राइवेट कंपनी आपको डायरेक्ट बेचेगी 40 रुपये में और 10 रुपया गवर्नमेंट से उसको मिल जाएगा, इसको बोलते हैं सब्सिडी। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है, अगर उस चीज का दाम 50 रुपया है तो जो प्राइवेट कंपनी है आपको 50 रुपये में ही बेचेगी, लेकिन गवर्नमेंट जो है 10 रुपया आपके अकाउंट में डाल देगा, ठीक है, आप दीजिएगा उसको कंपनी को। इससे क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है कि हाँ भाई ये बंदा के पास पैसा नहीं है, ये बंदा किसान है, इस बंदे का अकाउंट में इतना रुपया है, तो इस बंदे को हम पैसा भेज देते हैं अकाउंट में डायरेक्ट, ये बंदा अपने अकाउंट से निकाल के कंपनी को देगा, जो खरीदना खरीद लेगा। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इससे एग्जैक्टली पैसा आपके पास पहुंचता है, और अगर सब्सिडी रहेगा तो उससे तो कोई भी खरीद सकता है कंपनी से, अमीर हो गरीब हो, तो इसके कारण ज्यादा एक्यूरेसी आता है डीबीटी के थ्रू, ठीक है। टाइम बाउंड प्लानिंग करना पड़ेगा, बेसिकली जो गवर्नमेंट ड्यूज है उसको हटाइए। रेगुलर टैरिफ रिविजन्स, ठीक है, एडजस्टमेंट, इन्फ्लेशन एडजस्टेड टैरिफ हाइक्स। जैसे हम लोग को देखें कि इन्फ्लेशन भाई बहुत ज़्यादा भाग रहा है, अभी फिलिप्स कर्व का कोई मतलब ही नहीं बना। फिलिप्स कर्व क्या होता है ना, फिलिप्स कर्व बेसिकली इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का एक ग्राफ है। इसमें ये कर्व कहता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा हुआ है। ऑब्वियसली फिलिप्स कर्व का कोई एक्सेप्शन है, उसी का ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर बताया गया कि इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ता है, अभी देखिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन बढ़ता नहीं है प्राइस। जिस तरीके से पेट्रोल का दाम बढ़ता है, उस तरीके से अगर बिजली का दाम भी बढ़ने लगे फिर तो बवाल हो जाएगा, ठीक है। इशूइंग ऑफ बॉन्ड्स बाय, जैसे राजस्थान में क्या हुआ था, राजस्थान गवर्नमेंट क्या की, बॉन्ड्स को इशू कर दी डिस्कॉम्स कंपनी को हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये काम भी कर सकते हैं बॉन्ड्स का इशू करके। तो ये सारे वे फॉरवर्ड में आ गया हम लोग का। ये देखिए डिस्कॉम्स बहुत ही बढ़िया सेक्टर है, और पावर जो हमारा सिलेबस में एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड है, तो ये सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ था। तो ये हो गया। इसका क्वेश्चंस तो बहुत सारे आए हैं और मैं करूंगा क्वेश्चंस को, लेकिन मैं क्वेश्चंस अगले महीना डालूंगा। इस महीने में मैं मई का जो भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ सबको कंपाइल करके एक जगह में डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, आप भी जरूर क्वेश्चन कीजिए, लेकिन एक बार टॉपिक को समझने के बाद 4-5 दिन समझने के बाद समझ लीजिए, फिर 4-5 दिन के बाद आंसर राइटिंग कीजिए, तभी आपका चीज़ें रिटेन कर पाइएगा। नहीं तो अगर तुरंत आंसर राइटिंग कर दीजिएगा फिर वो फायदा नहीं हो पाएगा, फिर कुछ दिन बाद आप भूल जाएगा तो फिर फायदा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर 4-5 दिन बाद उसको आंसर राइटिंग कीजिएगा तो आप चीज़ों को रिटेन कर पाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। और नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर है, और लगातार 4 टॉपिक है इसका एग्रीकल्चर का। तो मैं सोच रहा हूँ कि चारों टॉपिक को साथ में डाल दूँ, साथ में मतलब कि अलग अलग वीडियो डालूँ, लेकिन एक ही दिन में सारा डाल दूँ, और जो भी इसमें नोट्स वगैरह बन सके मैं बना दूंगा। तो मिलते हैं आपसे, एक दिन का टाइम दीजिए ताकि मैं इसको अच्छे से कर सकूं। एग्रीकल्चरल टॉपिक बहुत ही हॉट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन पूछता है, हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है एग्रीकल्चर से, तो उसको अच्छे से करना पड़ेगा। विल मीट यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग।